नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो काफी रेस नजर आ रही है और हर कोई एक दूसरे को लेकर के तमाम तरह की अटकलों को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करता हुआ नजर आ रहा है। एक दल से दूसरे दल में नेताओं के आने और जाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से फिलहाल देश का माहौल नजर आ रहा है, उसमें हम कह सकते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प और रोचक होने वाला है। चूंकि जिस तरीके से एक दल से दूसरे दल और आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता का मूड भी नजर आ रहा है कि अपने आप में जो है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी जेएमएम से जुड़ेंगे और साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करेंगे, जहां हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, चूंकि लगातार हमारी यही कोशिश है कि जनता का मूड क्या है ये हम दर्शकों को बताएं, लेकिन लखनऊ में जो सरगर्मी और जो माहौल नजर आ रहा है वो अपने आप में बेहद ही खास है। क्या कुछ कहेंगे सत्येंद्र? देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की या फिर करें हम भारतीय जनता पार्टी की, जो इस वक्त सत्ता में काबिज है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है और ऐसे में बड़ी ही प्रमुख सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी काबिज है और तमाम जो सीटें हैं यूपी की 80 सीटों में 80 सीटों पर जीतने की बात कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पीडीए के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में करीब 62 सीटों पर समाजवादी ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं दूसरी ओर 75 सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं और बाकी की 5 सीटों पर अन्य सहयोगी दल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें अगर जो 5 सीटें जो सहयोगी दल हैं तो अपना दल एस 2 सीटों पर और आरएलडी 2 सीटों पर, साथ ही साथ सुहेल देव की पार्टी जो है 1 सीट पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। यूपी में 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन उसमें भी फेरबदल होने की संभावना है। साथ ही साथ जो अन्य 24 प्रत्याशियों की जल्द ही लिस्ट की चर्चा चल रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट रहा है, प्रियंका गांधी का भी टिकट कट रहा है, गाजियाबाद से बीके सिंह का टिकट कट रहा है। ऐसे कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में बदले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के पर्चे खोल नहीं रही है। शायद यही वजह है कि तमाम जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो ये कहीं ना कहीं देखना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जिसके मुकाबले हमको सही प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। मैं इस वक्त अगर बात करूं तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर मौजूद हूं और यहाँ का जो समीकरण रहा है, कांग्रेस के पास भी यहाँ की जो कुर्सी रही है, समाजवादी पार्टी के पास भी यहाँ लंबे समय तक यहाँ पर काबिज रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल भी यहाँ पर काबिज। ऐसे में इस बार जो पंचवर्षीय वो हैं, करीब 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर जी यहाँ पर से सांसद हैं और इस बार भी हैट्रिक चांस मारने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि 2014 में यहाँ पर जो वर्तमान में आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो करीब 45,000 वोटों से हारे थे और अब फिर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड समीकरण क्या कहता है और क्या इस बार मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? कमल कुमार पांडे नाम है मेरा। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर देखा जाए जनता के? मुद्दे अब कुछ बचते ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी उनके मैनिफेस्टो में मुद्दे रहे सारे पूरे किए हैं। गरीबों को उनकी लाभ मिल रहा है। मुद्दे की कोई बात रही नहीं जाती है। हाँ, जहाँ थोड़ा बहुत कहीं सड़क कहीं पर टूटी फाटी है तो उन्हीं के विकास की बात हो सकती है, उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और हमारी पार्टी तिवारा पुनः हमारे माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी फिर से सांसद बनने जा रहे हैं और भारी मतों से इस बार सांसद बनेंगे। आप मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के और आपके पास भी बड़ी जिम्मेदारी है, चुनाव के तमाम आपको कार्य मिले होंगे। ऐसे में अगर बात करें, क्या लगता है व्यापारी वर्ग संतुष्ट है? निश्चित ही संतुष्ट है। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत सारे कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं और जिस प्रकार से आप देखिए अपनी 8.4 जिस प्रकार से ग्रोथ रेट अपने भारत देश की बढ़ी है, ये दिखाती है
व्यापारियों के बगैर, चाहे जीएसटी की बात, जीएसटी का कलेक्शन अगर वर्ग बढ़ रहा है तभी ये संभव हो पाया है। इसलिए व्यापारी हित में सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं और हर क्षेत्र में कार्य किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरा फायदा मिलना तय है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौशल किशोर जी की बात चल रही है। हमारे साथ तमाम, क्या नाम है, अपना नाम बताइए, क्या इस बार जो मुद्दे हैं लोगों के, उन पर सरकार कुछ करना चाहते हैं? मेरा नाम संतोष सेठिया है और मुद्दे की बात है तो मुद्दे तो बहुत है, इतने मुद्दे हैं कि पूछिए नहीं। सबसे विकास का, विकास शून्य हुआ है मोहनलालगंज में। कहीं पर भी आप बताइए कि एक भी पत्थर जो वर्तमान माननीय कौशल किशोर जी, कहीं एक पत्थर विकास का लगा हो कि ये रोड, नाली, मोहल्ला, कहीं पर भी कौशल किशोर के द्वारा कहीं पर कोई अगर किया गया है तो आप मुझे दीजिए, तो मैं जानूंगा कि हाँ उनके सभा क्षेत्र में किया गया। सबसे बड़ा कहने में जाइए मोहल्ले लूट जाती है, एक कदम पाताल में जाता है, एक कदम चला जाता है, और दूसरे लोग इतने बड़े गड्ढे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही है कि कब दुर्घटना हो जाए, कब कितना बड़ा क्षति हो जाए, जनहानि हो जाए, कहा नहीं जा सकता। प्रामाणिक रूप से चले जाइए, देख लीजिए, और गली मोहल्ले कूचे कहीं कोई विकास हुआ ही नहीं। रही बात है व्यापारियों की, व्यापारी तो इतना आहत है, इतना परेशान है, इतना, भाई देखिए आप एफडीआई का देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो भारतीय जनता, पहले 49% इनकी भागीदारी होती थी, तब इनका विरोध ये करते थे बीजेपी वाले। आज 99% विदेशी भाग रहे हैं, सारा माल लूट के विदेशी ले जा रहे हैं, हमारी जनता यहाँ पर हाथ मिल रही है। अरे हमारे व्यापारियों के बारे में सोचिए कि सब माल वही उड़े के चले जाएंगे। हमारा व्यापारी, आज त्योहार के दिन चल रहे हैं, इस समय चुनाव के दिन चल रहे हैं, व्यापारी बिल्कुल हाथ मल रहा है, व्यापारी के हाथ में कुछ नहीं है। और सेल टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, जीएसटी और दुनिया भर के जो खर्चे बढ़ा दिए इन लोगों ने, और 1000 तरह के खर्चे उसमें बैंक चार्जेस एक तरह से काट, ये इसका चार्ज है, ये कीपिंग चार्ज है, वो चार्ज है, 10,000 से ज्यादा जमा करोगे तो ये आएगा, 2 लाख से कम जमा करोगे तो ये तरह तरह के खर्चे काट रहे हैं। व्यापारियों को तो बिल्कुल इन्होंने दुखी कर रखा है। और विकास के मुद्दे की बात, मुद्दे एक नहीं है, 1001 मुद्दे हैं, 1001 नहीं, 1 लाख मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। चाहे सुरक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, विकास कहीं है ही नहीं। विकास तो भाई शून्य है। केवल वो अपना विकास कर रहे हैं कौशल किशोर जी, उनके बेटों का विकास हो रहा है, उनकी लीला बढ़ रही है, और उनका जो वो है वर्चस्व है धन के नाम पर, उनका धन का जो है कोटा बढ़ रहा है, उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उनकी प्रॉपर्टियां बढ़ रही है। जनता के लिए उन्होंने क्या किया है, एक काम किया हो तो बतावे। संतोष जी कह रहे हैं कि कुल क्षेत्र में काम हुआ है, आपने बताई तमाम समस्याएं, भले व्यापारियों की हो या फिर रोजमर्रा की जाम की हो या सड़क की हो, नाली की हो, जो रोज की समस्याएं हैं। संतोष जी कह रहे हैं कि तमाम समस्याओं पर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है कौशल किशोर जी के द्वारा, और फिर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है उनको। आपके पास भी मुझे लग रहा है बड़ी कोई जिम्मेदारी है चुनाव को लेकर के, क्या इनकी जो बातें हैं वो सब ठीक है? बिल्कुल मिथ्या है, इनको जानकारी नहीं है। जिस दिन आचार संहिता लगी है उसी दिन प्रातः बख्शी का तालाब में 30 रोडों का शिलान्यास माननीय सांसद जी ने किया है, जो कि बन रही है। इनको शायद संभवतः जानकारी नहीं है। उन जो जानकारी नहीं है उसके विषय में हमसे मिले, हम बता दें सड़कों की क्या स्थिति है। और रही बात व्यापारियों की, व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर इनको किसी व्यापारी के द्वारा यदि इनको दिक्कत दिखाई दे रही है तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। दूसरा, सड़कों की बात, चिकित्सा की बात या महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर ये कर रहे हैं, ये भी ये मिथ्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार निरंतर इन पर कार्यरत है, और मोदी की गारंटी भी है। मोदी जी की गारंटी भी है। मोदी जी की गारंटी की लगातार गाड़ी दौड़ रही है, लेकिन कल अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। वही घंटी जब कोरोना में बजा करके कोरोना भगाया था, वही नोटिफिकेशन जिससे कि तमाम जो पुलिस भर्ती देख रहे हैं वो लोग, जो इनका पेपर लीक हुआ, वो इस बार बजाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जब चश्मे का नंबर ही +10 में कर लिया है, जब इनको कुछ देखना ही नहीं है, ना तो इनको विकास देखना है, ना इनको सुरक्षा देखनी है। आज की स्थिति, कई सारी इनकी उम्मीदें हैं, कई सारी मांगे हैं,
सत्येंद्र हमारे साथ इस कार्यक्रम में और भी कई मेहमान जुड़े हुए हैं, आप इनके साथ बने रहिए, हम अभी फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन हमारे साथ जो अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम सभी का रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रीता जी इस वक्त जुड़ी हुई है, इसके साथ ही जीतन हमारे सहयोगी हैं और कुणाल भी हमारे सहयोगी हैं जो कि इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम उनके पास जाते हैं। रीता जी, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, खबरें ये आ रही है कि आपकी पार्टी से जो विधायक है जेपी भाई पटेल, उन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है और साथ ही खबरें ये भी है कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। रीता जी, क्या कुछ कहिएगा? मैं तो यह कहना चाहती हूँ, जयप्रकाश पटेल जी पार्टी छोड़ के चले गए, ये तो उनकी मर्जी थी, लेकिन मेरी पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, उन्हें सचेतक बनाया, ये वो उन्होंने नहीं समझा। मैं उनके बारे में क्या कह सकती हूँ? वे तो चले गए, लेकिन उनके पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारी पार्टी जिन लोगों को सम्मान देती है, उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाती है। हेलो हेलो हम कांग्रेस से भी हमारे नेता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, रोहित जी हैं। हम रोहित जी से एक सवाल करना चाहेंगे। रोहित जी, चूंकि महागठबंधन को कल झारखंड में बड़ा झटका लगा, सीता सोरेन जो है वो बीजेपी का दामन थाम ली, लेकिन आज इसकी शुरुआत जो है वो अलग तरह से नजर आई। आप लोगों ने बीजेपी के विधायक को अपने में शामिल करा लिया, जेपी भाई पटेल को। क्या कुछ कहिएगा रोहित जी? और भविष्य में देखेगा कि उनको खुद ये लगेगा कि उन्होंने गलत किया है। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा से आज सभी इतने उत्साहित और प्रेरणा लिए हैं, इसके कारण आज हमारी कांग्रेस में बीजेपी के विधायक और भी आएंगे और आ रहे हैं। हेलो हेलो बिल्कुल रोहित जी, हमारे साथ इस चर्चा में रीता जी भी है। रीता जी, चूंकि आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप कांग्रेस के सांसदों को अपने दल में शामिल करा रही हैं, गीता कोड़ा हैं, और अब खबरें ये आ रही है कि धनबाद से आप लोगों की टीम में पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो जल्द शामिल हो सकती हैं और फिर धनबाद से आप उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या बीजेपी को अब अपने लोगों पर भरोसा नहीं रहा क्या कि दूसरे दलों को तोड़ करके पार्टी में शामिल करा रही है और चुनाव लड़वा रही है? क्या बीजेपी में ऐसे चेहरे नहीं है जो पार्टी को जीत दिला सके, या नरेंद्र मोदी की लहर पर भरोसा नहीं रहा बीजेपी को, जो कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है? रीता जी, मेरी पार्टी को किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी में लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। मेरी पार्टी इतनी मजबूत है कि आप 4 जुलाई को देखेंगे कि हम लोग 400 पार हो रहे हैं, और हम लोग किसी पार्टी को तोड़ते नहीं है, ना किसी पब्लिक किसी जनता को तोड़ते हैं। वो खुद हमारे शोहरत को, हमारे मोदी जी की कार्यकलापों को देखते हुए हमारे पास आ रहे हैं। हेलो रीता जी, आपको रोहित जी सुन रहे हैं। रोहित जी, आपने सुना, इन्होंने कहा कि किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तोड़ने की जरूरत नहीं है तो दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को टिकट क्यों दे दिया जा रहा है? रोहित जी, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप दे। चुकी रीता जी ने कहा कि किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें तोड़ा जा रहा है उन्हें टिकट भी तो दिया जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर। लोगों का काम कर रहे हैं। जहां रीता जी ने बोला कि नहीं हमारी पार्टी जोड़ रही है, ऐसा नहीं। इन लोगों का काम ही है मिशन लोटस के मुताबिक, जैसे इन लोगों का काम रहता है दूसरी पार्टी को तोड़ के अपने पार्टी में शामिल करना। अगर वो नहीं आते हैं तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, ये सब इनके जो उनको पीछे लगा दिया जाता है, ताकि लोग डर से विधायक सांसद उनके पार्टी में ज्वाइन करें। और ऐसा ही आज से नहीं, जब से सरकार बीजेपी के केंद्र में आई है तब से इन लोगों का सिर्फ दूसरी पार्टी को कमजोर करना, विपक्ष को कमजोर करना है। इन लोगों का यही कार्य चलता आ रहा है।
बिल्कुल रीता जी, रोहित जी, आप लोग दोनों ही यहाँ पे हैं। रोहित जी, चूंकि आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूंगी, चूंकि जेपी भाई पटेल जो कि बीजेपी के विधायक हैं, आज वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ऐसे में कहां से कांग्रेस पार्टी जो है वो उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा रही है? चूंकि बिल्कुल इसी रणनीति के तहत एक दल से दूसरे दल में नेताओं के आने और जाने का सिलसिला जारी है। रोहित जी। हेलो, रोहित जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि जेपी भाई पटेल जो हैं वो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, जो कि बीजेपी के विधायक थे। फिलहाल वो कांग्रेस में आ चुके हैं, तो ऐसे में कहां से उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? देखिए, ये तो अभी हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ाना है या क्या उनके साथ मतलब बातचीत हुई है। और अभी वो आए हैं, इसका हम लोग उनका स्वागत करते हैं। उन लोगों ने आज सदस्यता दिलाई है और जैसा होगा पार्टी का निर्णय होगा, आप लोग के बीच रखा जाएगा। कल तक आपको ये सारी सूचना मिल जाएगी कि उनको कहाँ से टिकट दिया जाता है, हजारीबाग से या जो भी हो, वो आप लोगों को कल तक इसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, कुणाल हैं और जीतन हैं। एक एक कर दोनों के पास जाएंगे। पहले कुणाल के पास जाएंगे। कुणाल, चूंकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर फतेह की तैयारी में बीजेपी है और इसी के तहत शाम दाम दंड भेद के तहत लगातार रणनीतियों पर बीजेपी काम भी कर रही है। ऐसी खबरें आ रही है कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो धनबाद से चुनाव लड़ सकती है, यानी कि कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी में शामिल होंगी और फिर उन्हें धनबाद से टिकट दिया जाएगा। कुणाल। कुणाल की आवाज नहीं मिल पा रही है। जीतन के पास जाएंगे। जीतन, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। 2 सीटें यानी कि धनबाद और चतरा पर अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं है और खबरें ये है कि चतरा से सत्यानंद भोक्ता को बीजेपी जो है वो टिकट दे सकती है, यानी कि सत्यानंद भोक्ता जो कि झारखंड में आरजेडी के एकमात्र मंत्री हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और चतरा से उन्हें पार्टी जो है वो टिकट देगी, ऐसी खबरें हैं। जीतन। जो पाला बदलने का जो सिलसिला चला है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कोई भी विधायक और सांसद अभी के समय में कांस्टेंट नहीं है रेखा। और यहाँ के राज परिवार जो मधुपुर से विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, अब ये इस तरह की खबरें चली है सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, कि वो अब कांग्रेस से गोड्डा लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जो है देवघर बीजेपी के महामंत्री हैं पंकज सिंह भदौरिया, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस में आने की उम्मीद लगाई जा रही है राज परिवार, वो आरएसएस कैडर माने जाते हैं, आखिर क्या नाराजगी है उनकी, बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जो काम पर विश्वास करती है और मोदी जी से प्रभावित होकर पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ निकल पड़ा है। और इसमें कौन कहां जा रहा है यह तो अभी कोई खबरें नहीं है। खबरें हवा में राजनीति में बहुत सी उड़ती है, लेकिन जब जमीन पर आएगा, धरातल पर आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो काम है उस पर इतना विश्वास है कि जो भी हवा, कितना भी तूफान चलेगा, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में गोड्डा लोकसभा जीतेगा और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि 2014 में मोदी जी ने आह्वान किया था 272 सीट का और जनता ने 286 सीट केवल बीजेपी को दिया। फिर
मोदी जी ने आह्वान किया 19 में 300 पार का नारा बोला और एनडीए को 356 सीट आया और इस बार मोदी जी ने कहा है 370 और सर्वे रिपोर्ट आप लोगों के चैनलों के द्वारा सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि 412 सीट एनडीए को आएगा। इसलिए मोदी जी के कामों पर लोगों को विश्वास है और मोदी जी के साथ सबको रहना चाहिए और विपक्षियों का तांता लग गया है मोदी जी को समर्थन देने के लिए और पार्टी में शामिल होने के लिए। इसलिए हम लोग पूरे तैयारी के साथ मैदान में कूदे हुए हैं और हर हालत में 400 पार करके मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे, क्योंकि जनता इतना आगे है कि मोदी जी जितना सीट मांगते हैं उससे ज्यादा जनता देने के लिए तैयार है और यही कारण है वोट प्रतिशत मेरा बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है और हम आगे की ओर जाते हैं। जितना मेरे नेता का मांग रहता है उससे भी आगे जनता देने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग को कोई भय नहीं है, मेरे साथ आने के लिए लंबी कतारें हैं। झारखंड में शिबू सोरेन जी जो कहते थे हमने झारखंड को बनाया, लेकिन वह गलत साबित हुआ और सीता सोरेन ने कह दी कि झारखंड को यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित होकर सीता सोरेन ने और मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आज संथाल परगना की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कतार में आ गई है। और मैं दावे के साथ कहता हूं संथाल परगना पर तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में संथाल की तीनों सीट देकर और झारखंड की 14 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे, यह गारंटी है। इसलिए जो लोग इस रास्ते से मोदी जी के रास्ते से बिछड़ेंगे वो बाद में पछताएंगे, जैसे कि लोगों ने पछताया। आज हेमंत सोरेन पछता रहे हैं। बार बार मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार मत करो, खाओ नहीं माना हेमंत सोरेन, आज जेल की हवालात में है। इसलिए जो लोग मोदी के रास्ते से बिछड़ेंगे, मोदी के विपरीत चलेंगे, वो जेल जाएगा, उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि मोदी सत्य के रास्ते पर चला है। और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है, मोदी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। गलत लोगों की सजा दिला के रहेंगे, हमें 400 से ऊपर सीट लाना है। पंकज जी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि राज परिवार गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस की सीट पर लड़ सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये नुकसान हो सकता है? क्योंकि बाय इलेक्शन वो मधुपुर से वो विधायक रह चुके हैं, उनका वोट कटिंग हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। पिछले बार भी जब चुनाव हुआ था, विधानसभा सीट और लोकसभा सीट से कोई दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। विधानसभा में 19 में हमने सीट वोट लाया था 65,000 बीजेपी, उपचुनाव हुआ हमने लाया 1,06,000। पिछले चुनाव जब 19 का हुआ तो लोकसभा में हमने 1,13,000 मधुपुर में वोट लाया था निशिकांत जी, और इस बार 1,65,000 का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी बूथ सम्मेलन कर रही है और कमर कस के तैयार है कि मधुपुर विधानसभा में 1,65,000 वोट मोदी जी के रास्ते पर हम लाएंगे और प्रचंड जीत गोड्डा लोकसभा से हम करेंगे। क्योंकि हमने 9 में हमने जीता था 6,500 से, हमने 14 में जीता 65,000 से, हमने 19 में जीता 2 लाख से, और इस बार हम 4 लाख वोट से ज्यादा से गोड्डा लोकसभा जीतेंगे। और कोई ताकत नहीं है कि जो इस मोदी जी के रास्ते और रथ को रोक सके। चाहे जो भी इस रास्ते पर आएगा वो अपने आंधी की तरह उड़िया जाएगा। बिल्कुल रेखा, आपने सुना जिस तरह से बीजेपी के महामंत्री पंकज सिंह भदौरिया ने जो बातें कही है, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकती है कि पूरा विश्वास के साथ इस बार गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जो बीजेपी के हैं वो इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाले हैं और उनकी ऐतिहासिक जीत इस बार होने वाली है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। जी रेखा। बिल्कुल, तो सभी जो भी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं सभी ने सुना कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी बातों को लेकर के, चाहे वो INDIA गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सभी को लेकर के रखती हुई नजर आ रही है। कुणाल, आपने तमाम लोगों की बातों को सुना, चाहे वो रीता जी की बात हो या फिर रोहित जी की बात हो या फिर यूपी के उन तमाम लोगों की बातें आपने भी सुनी और देवघर के लोगों की भी बातें आपने सुनी। इन सारी चीजों को सुन करके क्या लगता है आपको, आने वाला लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा और किस तरीके से जो जनता है इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे? माफ करिएगा कुणाल।
हैं वो चुनावी प्रक्रिया है उसके तहत जाते हैं, टिकट की जो है लेना देना का परंपरा रहता है। लेकिन अगर हम जनता की बात कर लें तो जनता को मूलभूत सुविधा से लेना देना है। उनको सड़क चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको बिजली चाहिए। हम बात कर लें अगर हम दुमका लोकसभा की, तो दुमका लोकसभा के जामा विधानसभा में हम एक गांव का जब भ्रमण किया था, वहां पर देखा कि उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस तो जरूर मिले, लेकिन पैसे के अभाव में लोग जो है उस गैस सिलेंडर को, चूल्हे को कहीं पे रख दिए थे और लकड़ी से ही मतलब भोजन बना रहे थे। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जनता को रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तो ही वह गैस का उपयोग कर पाएंगे। सड़क चाहिए जहां से वह गांव से सब्जी उत्पादन करके शहर तक पहुंच पाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वह गांव तक पहुंचेंगे तो जनता का जो होगा कि मूलभूत सुविधा जो है वह मुद्दा रहेगा। कहीं ना कहीं जो सांसद जो चुनाव लड़ेंगे, जो चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे नेता, उनको जनता का सवाल का जवाब, 5 साल का जो कार्यकाल है उसका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल कुणाल, आपने सही कहा कि जनता जो है वो जवाब मांगेगी, 5 सालों का जवाब, और उसका जवाब सभी नेताओं को देना होगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य दल जो भी हो। धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। जीतन, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक एक कर मेहमानों से सवाल लेंगे। रोहित जी और रितु जी हमारे साथ है। रोहित जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, झारखंड में 14 की 14 सीटों पर जीत का दावा, तो ऐसे में अगर 14 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी तो यानी कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। रोहित जी, लोगों को डर किस बात की लग रही है? क्योंकि अभी देख रहे हैं आप, अगर निशिकांत दुबे इस बार जीतने जा रहे हैं तो वो कभी बागेश्वर बाबा के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें लाके यहाँ प्रचार करने का काम कर रहे हैं। अगर उन्हें ये जीत उनकी सुनिश्चित है तो वो काम किया तो वो शांत होकर बैठे रहे, उन्हें ऐसा कार्य करने का कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ऐसा कोई कह रहे थे कि बीजेपी में मतलब आ रहे हैं, बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। ऐसा अगर है तो क्यों यहाँ हमारे कांग्रेस से पर लगतू पार्टी में जाने के बाद उनका सारा दाग खत्म हो जाता है? क्या बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है जो भी अगर कोई भी कांग्रेस या दूसरे पार्टी से यहाँ रहने के बाद उसको हमेशा सुनाया जाता है कि ये करप्ट है या जो भी है, और उनके पार्टी में जाने के बाद एकदम बेदाग हो जाते हैं वो लोग? तो ऐसा क्यों कि दूसरे पार्टी में इन लोग हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं, उनके पर केस चलना चाहिए, ईडी चलना चाहिए, करप्ट है, हेमंत सोरेन करप्ट है। अगर उनके पार्टी में चल जाए तो यही लोग को उन लोग साफ करके ठीक कर देते हैं। ये इन लोगों का यही काम है बीजेपी का। और जहां राज परिवार जी का बात, तो उनको कभी बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया। एक बार सिर्फ उनके पार्टी में यहाँ निशिकांत दुबे जी का चलता है, जिसके कारण उन्होंने मायूस होके हमारी पार्टी को आगे थामा। धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए। और कुणाल, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ रीता जी हैं बीजेपी की, उनसे एक सवाल लेते हैं। रीता जी, चूंकि बीजेपी का इस बार नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन ये बीजेपी का नारा है, जनता का मूड क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। रीता जी, आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग एक एक क्षेत्र में एक एक बूथ पर जा रहे हैं, हमसे ज्यादा हमारी जनता उतारू है कि मैं मोदी को, कमल फूल को वोट दूंगा, क्योंकि हमारे मोदी जी, हमारे निशिकांत दुबे ने बागेश्वर बाबा को बुलाकर वोट मांगे नहीं है, वो जनता की इच्छा थी कि बागेश्वर बाबा आए। उन्होंने हमारे सांसद ने जो काम किया है देवघर में, वो धरातल पर हर जगह नजर आता है। उसके बदौलत हम लोग इस बार
10 लाख वोटों से रोड्डा लोकसभा जीतेंगे और 400 पार 4 जून को पता चलेगा। उन्होंने काम किया होता तो बाबा लोग को लाने का क्या जरूरत चलिए था? 4 जून को पता चलेगा। अब की बार 400 पार। सत्येंद्र, अब की बार जनता की इच्छा थी, जनता रोहित जी कुछ कह रहे हैं। बाबा है, बोला जाए। हेलो हेलो जी रोहित जी, आप कुछ हेलो। कह रहे थे, कहिए रोहित जी। आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। चलिए, आवाज नहीं आ रही है। रीता जी ने जो बातें कही उस पर आप कुछ कह रहे थे। रीता जी ने कहा कि अब की बार 400 पार। उन्होंने जनता का मूड पढ़ लिया है। जिस तरीके से वो बूथों पर जा रही है, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो जो कह रही है वो करके दिखाएगी। अब की बार 400 पार। चलिए, आवाज नहीं जा रही है। तमाम मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीता जी, रोहित जी, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुणाल, आपका भी धन्यवाद। जीतन, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल सत्येंद्र आपसे लेना चाहेंगे। आपके पास इस वक्त कई मेहमान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका? अब की बार 400 पार का नारा वो कैसे देखते हैं? हाँ, आवाज आ रही है। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र, हमारा सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, लेकिन जनता ने नहीं कहा है अब की बार 400 पार। जनता का मूड अलग भी हो सकता है या फिर मोदी जी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो फिलहाल जनता आपके पास मौजूद है उनका क्या कहना है कि अब की बार होगा 400 पार? देखिए, बीजेपी भले ही 400 पार की बात कर रही है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं लड़ेगा। जो इंडिया गठबंधन है वो लोग भी चुनाव लड़ेंगे। हम अगर बात करें कई अन्य राज्यों की, तो कई ऐसे राज्य हैं, 2-3 अरुणाचल की बात करें या कई और राज्यों की बात करें, वहां मात्र 29 सीटें जो थी भाजपा की थी, लगभग 129 सीटें वहां पर हैं। ऐसे में वहां अब पार्टी और ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन जनता के अगर स्थानीय मुद्दों पर काम नहीं हुआ है तो ऐसे में जनता जो जवाब देगी वो ईवीएम का बटन दबाकर देगी। अगर काम हुआ है तो उसके पक्ष में देगी और काम नहीं हुआ तो विपक्ष में देगी। मेरे साथ तमाम लोग हैं ऐसे, और मैं उन लोगों से भी बात करूंगा। 400 पार का जो दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है? बिल्कुल सही, जो भी दावे कर रही है, दावे उनके सही है। भाजपा पार्टी कभी झूठे वादे कुछ करती ही नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि विपक्ष मतलब अपना वही होता ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनको अब कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है। यही दिखाई पड़ रहा है कि हमारे 1 सीटें मोदी जी का उनका कहना है बिल्कुल सत्य कि हमारे 400 से बिल्कुल पार जा रही हैं। उन लोगों को 2 सीटें निकालना मुश्किल हो रहा है गठबंधन वालों को, तो इसलिए वो खिसियाए हुए हैं। वो भी जो बोल रहे हैं अपशब्द और झूठ वादे दुनियादारी, ऐसा कुछ भी नहीं। काम विकास नंबर 1 पे हो रहा है, जो भी है एकदम सत्य। 400 पार का नारा दे रही भाजपा। बिल्कुल, भाजपा 400 का जो नारा दे रही है वो सत्य है, और इसमें कोई दो जिसने काम किया हो उसको अपने ऊपर विश्वास होता है। जो लोग रोजगार नहीं पाए हैं, क्या वो पक्ष में वोट करेंगे? ऐसा कुछ है नहीं, को रोजगार ना मिला हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कोई काम अच्छा करता है तो पीछे से भौंकने वाले भी तैयार हो जाते हैं, उनको रोकने वाले तैयार हो जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती किया था, इसमें कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर उसको पेपर लीक कराने का काम किया, लेकिन जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरा उनके खिलाफ, उनके ऊपर मुकदमा, जो कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी करेगी। और रही रोजगार की बात, तो युवाओं को आने वाले समय में अच्छे से अच्छे रोजगार उपलब्ध करें। तो सेंधमारी क्यों हो गई जब सब कुछ कर रही है सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार और राज्य में भी आपकी सरकार, तब फिर सेंधमारी कैसे हो गई? और जब हो गई, जो लोग
या जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे परीक्षा युवा देश मनगढ़ंत झूठी बात जो लोग केवल फैला रहे हैं, ऐसा कुछ समाज ही नहीं। महंगाई इस बार क्या 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 चीजें महंगी हुई हैं इसकी? अधिकतर ही गैस सिलेंडर वो इलेक्शन के समय गिर गए, हाँ फिर बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। अच्छा। इलेक्शन के समय गैस पे और पेट्रोल पैसे गिरे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक सिंह जी हैं। विवेक सिंह जी, इस पूरे अगर चुनाव को देखा जाए, लग रहा है आप में घूमे और कई अच्छे से लोकसभा सीट की बात करें मोहनलालगंज की, तो आपसे बेहतर यहाँ कोई जानता नहीं होगा। क्या उन मुद्दों पर काम हुआ है? अपने आप में बहुत ही पिछड़ा कहा जाता, पहले कहा जाता था, इसमें कार्य हुआ है, बहुत हुआ है। उससे कौशल किशोर जी ने जो है इसमें संभाला है मोर्चा, तब से कार्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता। रही बात महंगाई और जो है युवाओं के रोजगार की, तो युवा जो है की तलाश कर रहा है और युवाओं को रोजगार मतलब उतना उस स्तर पे कार्य अभी हुआ नहीं है। मैं दोनों उसमें सहमत हूँ कि नहीं, मतलब एक तरीके से ये कहा जाए तो महंगाई भी बढ़ी है ना, महंगाई भी बढ़ी है, और लेकिन कार्य जो है, जैसे यहाँ का अगर आप उनका पुनराकलन करें कौशल किशोर जी का, तो कौशल किशोर जी जो है अच्छे व्यक्तित्व हैं। उनको जो है यहाँ की जनता, मोहनलालगंज की जनता बार बार चुनती है, तो बार बार किसी एक प्रधान को नहीं चुनती है, तो ये तो सांसद हैं, मान लो उनको इसमें जो है चुनने में जनता वो कोई कसर नहीं लगाती है, वो हटा देती है। यहाँ 2 बार से यहाँ पर बीजेपी जीतते आए हैं। 2014 की अगर बात करें तो मात्र 45,000 वोटों से आर.के. चौधरी हारे थे। उस समय सिर्फ सपा के सिंबल से लड़े थे। अब यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है जीत का वो अंतर बहुत कम नहीं है इस बार? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात यहाँ अभी तक तो गठबंधन की ही वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि गठबंधन करना है कि नहीं करना है, उनका सहयोग करना है कि नहीं करना है। ये गठबंधन वो करते हैं जिनको अपने आप पे थोड़ा सा वो क्लियरिफाई नहीं रहते हैं कि हाँ हम ये कर पाएंगे। अब रहे गठबंधन में आप दोनों तरीके से कि आपका प्लस पॉइंट भी आपके साथ चलता है और जो है माइनस पॉइंट भी आपके साथ चलता है। तो हो सकता है कि आपका कहीं प्लस पॉइंट वो अगले की निगेटिविटी से अगर तो उसमें गिरावट भी आ सकती। तो यहाँ मैं ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा फायदा होने का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन से बहुत ज्यादा कोई फायदा। 400 पार के नारे को भाजपा कह रही है, क्या 400 पार ऐसे ही हो जाएगा? जो तमाम स्थानीय मुद्दे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत चीजें हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर की भी। राम मंदिर देखिए बना, राम मंदिर जैसे जिसको लोगों ने मुद्दा बनाया, 5 सालों की आस्था और भावना लोगों ने दबा के रखा। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कोई उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इस टाइम की उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है राम मंदिर को लेकर भी लोग खासे जो है प्रभावित हुए हैं। वोटर आपका जो है राम मंदिर के नाम पर भी बहुत ज्यादा है। राम मंदिर का मुद्दा पहले भी रहा और इस बार मंदिर बन गया है। क्या इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार लाभ मिलेगा? माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 400 पार का नारा है। क्या लगता है कि भाजपा की तरफ से है या तमाम सिर्फ नेता इस बात की बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, भाजपा से है। जब भाई किसी के कार्यकाल में जब कोई काम होता है तो फायदा तो उसको मिलता ही है। और राम मंदिर तो सबसे बड़ा देश का मुद्दा रहा है, इसमें कोई आदमी नहीं कह सकता कि ये मुद्दा नहीं रहा है। उनका उसको तो बेनिफिट मिलना तय है। लेकिन नहीं रोजगार की बात, रोजगार स्वरोजगार तो
ये मैं कह सकता हूँ युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम मोदी सरकार ने करके रखा हुआ है कि जैसे मुद्रा योजना दी गई है, आपको बहुत सी योजनाएं हैं वो निकाल रखी हैं, तो अगर आदमी अपने पैर पे खड़ा होना चाहे तो उसका लाभ उठा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं उठा रहा है, उसका लाभ लोग जो लोग ले रहे हैं उसका वो बेनिफिट उठा रहे हैं। मुद्रा योजना की अगर बात करें, स्वरोजगार की बात करें, तो ये लोन उन्हीं को मिल रहा है ITR भरते हैं। जब आपके पास बिजनेस ही नहीं है तो आप ITR कहाँ से भरेंगे? जब आप ITR नहीं भरेंगे तो आपको रोजगार का आप कैसे उस ग्राफ को तय कर सकते हैं? ये गलत बात है। हम व्यापारी हैं और हम व्यापारी नेता है, ऐसा नहीं, मैंने बहुत लोगों को लोन दिलाया हुआ है। वो जिसको एक इसमें एक दायरा तय है। अब आदमी को 20 लाख रुपए चाहिए, बट नेचुरल सी बात है, उसको इनकम टैक्स और GST वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि आदमी सरकार कैसे लोन देगी? आपका ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, कोई गारंटी तो चाहिए। गारंटी के तौर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन मिल रहा है और उसकी गारंटी मुद्रा योजना में मोदी सरकार गारंटी ले रही है। लेकिन मैं जानता हूँ उसकी वो फीस ले रहे हैं, वो साल का उसमें 1-2% जो होता है वो फीस उनकी लेते हैं। मैं उससे बहुत वाकिफ हूँ, मैंने बहुतों का लोन कराया है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ITR होना जरूरी है। ITR उनके लिए होना जरूरी है जिनको 20 लाख 25 लाख रुपए के लोन लेना। 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए मेरे समझ से कोई ITR की जरूरत नहीं है, और 40 लाख के टर्नओवर के लिए कोई GST की भी जरूरत नहीं है। अगर बात करें व्यापारियों की, तो क्या व्यापारियों पर इस दौरान फर्क पड़ा है? GST आई या महंगाई बढ़ी, उसको लेकर के व्यापारियों में कुछ व्यवसाय बढ़ा है? हाँ, पड़ा है, ये नहीं कह सकते कि नहीं पड़ा है। शुरू में जब GST आई तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई, अधिकारियों ने भी परेशान करना चालू किया, अधिकारियों ने भी परेशान किया। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, जब आदमी बीमार होता है तो उसको दवा कड़वी पिलाई जाती है, और जब दवा कड़वी पिलाई जाएगी तो तकलीफ तो होगी। ठीक बात है। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। तमाम बड़े नेता खुले मंच पर 400 पार का नारा इस दौरान कर रहे हैं, और जो गारंटी चल रही है मोदी जी की, जगह जगह प्रचार भी हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं 400 पार के नारे? देखिए, गारंटी की मैं बात बता दूं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि लोन दे रहे हैं, तो उनका इसमें क्या रोल है? भाई लोन इससे पहले की भी सरकारें देती आई हैं, स्वरोजगार है भाई। वो हमें बिजनेस कैसे दे रही, युवाओं को नया अवसर कैसे दे रही है? वो नौकरियां दे, नौकरी तो दे नहीं रहे हैं। जो पुरानी नौकरी है वो खत्म कर रहे हैं भाई। नए अवसर कैसे प्रदान करें? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगावे, नए उनको युवाओं को नई नई नौकरियां दे, कोई एक नौकरी नहीं दे रहे हैं। और रही बात लोन की, लोन पहले भी सरकार देती रही, और लोन जो व्यापारियों को मिलता है तो उसके पोजीशन पे मिलता है। ऐसे बैंकें नहीं देती है, बैंक भगा देती है तब लोन मिलता है, ऐसे थोड़ा लोन मिलता है। बहुत GST रही बात है कि उसका एक मानक भी तो होता है कि ये व्यक्ति GST के अंदर आता है या नहीं आता। छोटे रोजगार अगर रोजगार चाहता है तो कैसे मिलेगा उसे? फिलहाल मुद्दा यहाँ पर है बेरोजगारी का। जो पढ़ा लिखा युवा है, जिसने मेहनत करके डिग्री हासिल की है, उसको रोजगार देना मोदी की गारंटी होनी चाहिए। मोदी सरकार गारंटी दे। रोड, सड़क, नाली की बात करें तो क्या इन मुद्दों पर काम किया है सरकार ने? बिल्कुल नहीं किया है। मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूँ, जैसा भाई साहब कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ जेल रोड चलिए ना मोहनलाल गंज, वहां के मैं अब भी चलिए, और आप लाइव चलिए, वहां भी लाइव करिए कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। वो प्रमाण कर रहे हैं कि आदरणीय कौशल किशोर जी ने विकास किया है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आदरणीय कौशल किशोर जी ने शून्य विकास किया है, कहीं कोई नहीं किया। कोई अभी आप फोटो मंगाइए कहीं पत्थर लगाओ, मेरे क्षेत्र में तो कहीं पत्थर नहीं लगा है। ये काम कौशल किशोर जी का क्षेत्र में काफी काम हुआ है, और मुझे लगा सीतापुर का क्षेत्र भी कुछ नहीं। अभी जेल रोड चलिए, मैं कह रहा हूँ सब बात खत्म कर, अभी जेल रोड चलिए, कितने बड़े बड़े गड्ढे। आपको लगेगा आप उत्तर प्रदेश में नहीं, आपको लगेगा आप झारखंड के आदिवासियों के क्षेत्र में। मेन रोड की बात है, जेल रोड की बात है। इसका केवल एक बात का मुझे जवाब दे दे कि जो जेल रोड पे जो रोड है आज, उसके बारे में भाई साहब कोई जवाब दे। जो भी बता रहे थे विकास की धारा, इससे पहले विकास की धारा नहीं हुई। अभी जब ये लगा, क्या कहते हैं, लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन नहीं, अभी अरे 2 दिन 16 तारीख को क्या लगा, आचार संहिता के पहले घोषणा, पहले घोषणा क्यों नहीं की इन्होंने? आचार संहिता पे जब घोषणा करें, घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि उनको वोट लेना है। ये जनता को बरगला रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इतने दिनों से काम नहीं किया। मैं तो सीधी से बात कर रहा हूँ कि आप जेल रोड चलिए ना। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो बाकी बचा है? भैया होना तो बहुत कुछ चाहिए। होना तो इतना चाहिए कि मतलब विकास से सब रुके पड़े हुए हैं। कोई भाई, आप गोमती पे इतने पुल बने हैं, मायावती शासनकाल में पुल बने, इससे पहले और जो शासनकाल की सरकारी ओवरब्रिज बने, एक कोई ओवरब्रिज नहीं बने। लखनऊ में कई ओवरब्रिज बने।
कहाँ बने? पहले की योगी नहीं। बिचौली चले जाइए आप, अंदर मार्केट में आप नखा आप गोमती पे बताइए क्या पुल बने? आप गोमती पे बताइए क्या पुल बने? 10 साल का भाजपा का शासनकाल रहा, गोमती पे एक पुल बना? इससे पहले कितने पुल बने? आप बता दिए, यहाँ से वहां तो गोमती है, कितने पुल बने? आप इतना प्रमाण मुझे दे दिया। जाम की समस्या पे काम हुआ है? देखिए, जाम की समस्या पे जो पुल, देखिए एक दो तरह की बातें होती है। एक तो स्वतः इनकी धारा में विकास हो रहा है, वो विकास कोई नहीं रोकेगा, वो होता रहेगा। और एक होता है जो नए अवसर पैदा करके विकास करना, वो कहीं नहीं हो रहा, वो शून्य है। जो पिछली बार से जो चला आ रहा है, जो पिछले शासनकाल से, उसी निरंतरता से वो काम हो रहा है, नए अवसर नहीं पैदा किए जा रहे, ये बात है। हम और बात करेंगे इनसे तमाम। ये बताइए, कह रहे हैं कि कोई विकास मोहनलालगंज क्षेत्र में नहीं हुआ है, और जो समस्या थी स्थानीय वो जस की तस है, चाहे जेल रोड की बात करें या छोटे मोटे और जगह की बात करें, देहात एरिया ज्यादा है। क्या देखते हैं? मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ, जहां पर इनका आवास है ना, इनके आवास से थोड़ी सी दूरी पर एक शमशान घाट बना, वहीं पर माननीय कौशल जी के निर्माण द्वारा एक बोर्ड लगा हुआ है। नौबस्ता में बोर्ड लगे हैं, गलियां बनी हैं, चिन्हट में कई गलियां हैं जिनमें माननीय कौशल जी के द्वारा कार्य हुआ है। ओपन जिम लगे हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। बात करते हैं राजनाथ सिंह जी के बारे में। माननीय राजनाथ जी के उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, बिजमैन बोले जाते हैं वो। आज की तारीख में 12 बिजनेस देने का काम उन्होंने किया है, 105 किलोमीटर का किसान पथ देने का काम किया है। ऐसे हमारे नेता हैं। पूरी तरह से पूरा भारत का परिदृश्य बदलते हुए देखिए। अब गांव में जहां पगडंडियां हुआ करती थी, वहां पर इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हो रही हैं, सारी सड़कें चाक चौबंद। लेकिन मैं कह सकता हूं, मैं एक चीज मानता हूं कि विकास एक सततशील प्रक्रिया है, वो हमेशा चलती रहेगी। अगर कोई बनी है कोई चीज, टूटेगी फिर बनेगी, ये सब चीजें हैं। आज देखिए देश मुद्दे क्या कर रहे हैं, मुद्दे कहाँ ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव हो रहा है। आज की तारीख में बेंगलुरु घटना देखिए आप, बात करिए, कोई बात क्यों नहीं करता है? वहां पर एक हनुमान चालीसा दुकान बजाता है, उसको पीट दिया जाता है सरेआम। अभी एक घटना होती है गुजरात के अंदर विदेशी नागरिकों को पीटा जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हिंदूज पीट रहे हैं। लेकिन ये जो अपने वहां इनकी जो कांग्रेस या इनकी सबकी जो इंडी गठबंधन है, इनकी साजिशों के तहत ये कार्य किया गया कि वो हिंदुओं की भावनाओं लाने का काम करे विश्व में। जहां हमारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, माननीय मोदी जी ने इतने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, ये संबंध खराब करें, ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं ये लोग। पूरी तरह से चहुमुखी विकास हुआ है चारों तरफ। आप देखिए, कहीं पर देखिए, हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा है जहां पर विकास ना हुआ हो। आप लक्षद्वीप के देखिए, हर जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों का इतना असर है। आज ही की बात है कि जो लोग बाहर शादियां करते थे, वो भी हिंदुस्तान में शादियां कर रहे हैं। आप लक्षद्वीप की स्थिति देखिए, मालदीव लोगों ने जाना छोड़ दिया है। इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप तमिलनाडु जाते हैं, तमिलनाडु में हुजूम देखिए, कितना प्रेम उनके लिए उमड़ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे काशी को लेकर के हो, आप पूरी तरीके से हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया है। नीति और नियत से जब काम किया जाता है तो देश का नक्शा बदलता है, और नक्शा बदला है। माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। जो कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है, तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी ही है। और उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में हम इस देश का नक्शा बदल देंगे। आप मानिए, वो कहते हैं 2047, मैं कहता हूं 3 से पहले हो सकता है 2 पर ही हो जाए। जो 5 ट्रिलियन या यूपी इकोनॉमी का जो होने, माननीय योगी जी के ऊपर वो उंगली उठा सकता है। ईमानदार ऑनेस्ट हमारा मुख्यमंत्री हुआ है, जिसने पूरी तरह सुरक्षा देने का काम किया है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कितना निवेश यहाँ पर उतार दिया है। बात करते हैं रोजगार की, नौकरी की, सबसे ज्यादा नौकरी अपने इतिहास काल में उठा करके देख ले, सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम किया गया है। रोजगार सृजन की जहां तक बात की जाए, हद से ज्यादा जितनी 20 साल में नहीं हो पाई, वो 5 साल के अंदर रोजगार देने का काम किया गया, नौकरी देने का काम किया गया है। अगर ये जो हैं, ये क्या होंगे? 40 लाख का एमओयू साइन हुआ यूपी के अंदर, 40 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ जमीन में उतर गया है। क्या युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी? ये जो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी देश की बढ़ रही है, 8.4 आपको शो कर रही है। ये पूरा विश्व, आज की तारीख में पूरा विश्व बोल रहा है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये स्थितियां इस तरह की, इन लोगों को चश्मा बदलना चाहिए। इन लोगों का काम ही केवल विरोध करना है, गलत तरीके, चाहे शक्ति पे बात करना हो, किसी भी मुद्दे पे बात करनी हो, ये लोग उल्टे तरीके से बात करते हैं। इन्होंने मन बना लिया कि चाहे जितना अच्छा काम आप करें, मुझे विरोध ही करना है। तो विरोध का कोई हल नहीं होता है। राजधानी में गड्ढे भी देखे गए हैं, अचानक गड्ढे होने वाले, उनमें 4 पहिया वाहन भी समा गए। इतने बड़े गड्ढे हुए हैं, चाहे विकासनगर की बात करें या महानगर की बात करें। हमने ये भी देखा है कि फैजुल्लागंज में बाढ़ का बड़ा प्रकोप देखा है।
हमने पुराना लखनऊ में तमाम बड़े पुराने क्षेत्र में पानी का जल भराव भी देखा। क्या ये मुद्दे बिल्कुल इस बार प्रभावी नहीं रहेंगे? देखिए, ये मुद्दे होते हैं, लोकल चुनाव के मुद्दे होते हैं, ये सभासद का चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा है। राष्ट्रीय चुनाव पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। जब विधानसभा का चुनाव हो तब ये मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार पैसा पास करता है और सरकार पूरी तरीके से तत्पर। क्या फैजुल्लागंज की अगर आप बात करें, फैजुल्लागंज क्या जैसे पहले था या 2014 के बाद उसकी तस्वीर नहीं बदली है, उसकी सड़कें नहीं बनी है। मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई विकास एक सततशील प्रक्रिया है, अगर कहीं पर रोड बनी है, टूट भी गई है, तो उनको फिर से सही करने का काम किया जा रहा है। तमाम विकास कार्य भी किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा दे रही है। वहीं कांग्रेस और सपा के साथ में तमाम जो दल एक साथ हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा सीट को जीतने की तमाम कोशिशों में लगे हैं। मतलब दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अगर यूपी से वो रास्ता दिल्ली के लिए जाता है तो इस रास्ते को तय करना विपक्ष के लिए भी जरूरी है और पक्ष के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लोकसभा अगर बात करें लोकसभा की, तो दिल्ली जाने के लिए यूपी का एकमात्र रास्ता है जो यूपी में अपना बहुसंख्यक वोट पाएगा, वही दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा। स्थानीय मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभावी रहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी महंगाई और तमाम व्यापारियों के जो जीएसटी को लेकर के या तमाम छोटे बड़े मुद्दों को लेकर के हावी हो रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और तमाम कांग्रेस के लोग भी उन्हीं मुद्दों पर घेर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे और चौमुखी विकास के साथ साथ सरकारी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है। मतलब गारंटी की गाड़ी दौड़ रही है। इसी गारंटी की गाड़ी के बल पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, नामांकन प्रक्रिया होगी, नामांकन के बाद फिर चुनाव की तारीखें जब जारी हो गई तो चुनाव भी होंगे और उसके बाद जब सारे चरण पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद काउंटिंग भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, तो जनता का मूड क्या है और जनता क्या सोच रही है, ये हमने आज बताने की कोशिश की। साथ ही इस कार्यक्रम में कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही उन तमाम मेहमानों का भी धन्यवाद जो कि इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने रहे। आप सभी का धन्यवाद, साथ ही सभी सहयोगियों का धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने की। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लगातार लोकसभा चुनाव की हर एक खबर हम अपने दर्शकों को तक बताएं और सबसे महत्वपूर्ण कि इस चुनाव में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो जनता का योगदान है और जनता का मूड इस पर क्या कहता है ये हम जो है वो दर्शकों को बताएं। तो मेरे साथ तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया।